नमस्ते बच्चों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। कल अपन बात कर रहे थे हीट कैपेसिटी या उष्माधारिता की। मैंने कल बोला था कि अपन कल वाला जो अगला लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे सीपी तथा सीवी के अंदर रिलेशन। कल अपन ने देखा था सीपी क्या होती है और सीवी क्या होती है। हीट कैपेसिटी देखी थी अपन, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आज अपन दोनों में जो रिलेशन है वो देखने वाले हैं, सीपी और सीवी में क्या संबंध होता है। ठीक है, कल मैंने बताया था सीपी क्या होती है और सीवी क्या होती है। मैंने बोला भी था कि देखो बहुत काम आएगी आपके ये टर्म्स सीपी और सीवी। मैंने यहाँ पर इसको लिखा था डेल एच लास्ट में, डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको लिखा था डेवर ई डेवर टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों टर्म्स मैंने कल भी लिखी थी और आज फिर काम आने वाली है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल मैंने भी लिखा भी था क्यूपी और क्यूवी लिख रहा था मैं। एक जगह क्यूपी लिखा था, एक जगह क्यूवी लिखा था। हम जानते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा था डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, जबकि ये क्यूवी को अपन ने लिखा था ओनली डेल्टा ई। तो आप लोगों को एक बात बता दूं मैं समझाने की कि सीपी और सीवी में संबंध ज्ञात करने से पहले अपन हीट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं एक बार और, कि किसी भी तंत्र का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसको अपन हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब ये बोला जाता है सीपी और सीवी के अंदर अपन जब बात करें हीट एब्जॉर्ब करवाएं, किसी भी सिस्टम को हीट एब्जॉर्ब करने पर अगर बराबर हीट दे तो उन दोनों हीटों में से आप लोगों को पता होगा कि कोई भी तंत्र है, यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है उससे तो केवल आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। ध्यान देना एक बार, यहाँ पर सीपी की बात कर रहा हूं मैं कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर हीट एब्जॉर्ब करनी पड़े तो वहां ओनली किसके अंदर वृद्धि होगी? आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। और यहाँ पर क्यूपी में देखो कि यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ सिस्टम को वर्क भी करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है क्यूपी इक्वल टू अपन ने लिखा था डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। तो इसका मतलब ये हो गया किसी भी तंत्र के लिए सीपी तथा सीवी के मान समान नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, जबकि यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ उसको वर्क भी करना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूं कि अगर दोनों सिस्टम्स को, जिसमें एक में सीपी ज्ञात कर रहे हैं एक में सीवी ज्ञात कर रहे हैं, दोनों सिस्टम्स को अगर बराबर हीट दी जाए तो कौन से सिस्टम में ज्यादा, अगर दोनों सिस्टम को मैं हीट दूं, बराबर हीट दूं, तो ये वाला तो ज्यादा हीट ले लेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, या टेम्परेचर यहां पर ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि यहां पर टेम्परेचर ग्रोथ कम होगी क्योंकि यहां पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ वर्क भी करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के अंदर सीपी तथा सीवी के अंदर अगर बराबर अपन को टेम्परेचर करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, तो यहां पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मैंने क्या बोला? यहां पर अपन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अपन बोलेंगे कि सीपी के लिए अपन को ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी, जबकि सीवी के लिए कम एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है। ठीक है, तो आप लोगों ने हेडिंग डाल दी होगी सीपी तथा सीवी में उष्मागतिकीय संबंध। ठीक है, तो आप लोग लिखना स्टार्ट करो, सीपी तथा सीवी में उष्मागतिकीय संबंध में रिलेशन। डाल दी हेडिंग। एक तंत्र के लिए सीपी तथा सीवी के मान समान नहीं होते हैं। एक तंत्र के लिए सीपी तथा सीवी के मान समान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? मैंने बता दिया आपको, क्योंकि सीपी के अंदर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ उसको वर्क भी करना पड़ता है, जबकि सीवी में ओनली आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। एक तंत्र के लिए सीपी तथा सीवी के मान समान नहीं होते हैं। स्थिर आयतन पर अवशोषित उष्मा, स्थिर आयतन पर अवशोषित उष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। तंत्र की, सिस्टम की, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, जबकि स्थिर दाब पर अवशोषित उष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी करती है और कार्य भी होता है। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी करती है और कार्य भी होता है। वृद्धि भी करती है और कार्य भी होता है। इसलिए किसी भी सिस्टम की बात कर रहा हूं, इसलिए उष्मा की समान मात्रा अवशोषित करने के लिए, इसलिए उष्मा की समान मात्रा मतलब दोनों सिस्टम के लिए हीट टेम्परेचर सेम करने के लिए, इसलिए उष्मा की समान मात्रा एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि कम तथा स्थिर आयतन पर ताप में वृद्धि अधिक होती है।
स्थिर आयतन पर ताप में वृद्धि अधिक होती है। ये क्यों होती है मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इसी प्रकार ताप में समान वृद्धि के लिए किसको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा? सीपी वाले को। इसी प्रकार ताप में समान वृद्धि के लिए स्थिर आयतन की अपेक्षा स्थिर दाब पर अधिक उष्मा की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार ताप में समान वृद्धि के लिए स्थिर आयतन की अपेक्षा स्थिर दाब पर अधिक उष्मा की आवश्यकता होगी। अधिक उष्मा की आवश्यकता होगी। सीपी तथा सीवी में संबंध निम्न प्रकार स्थापित किया जा सकता है। सीपी तथा सीवी में संबंध निम्न प्रकार स्थापित किया जा सकता है। देखो इधर, देखो यहां पर सीपी और सीवी का मान आप लोगों को पता होना चाहिए। कल भी मैंने बताया था सीपी का मान ये होता है और सीवी का मान ये होता है, क्योंकि अपन ने देखा था कि जो क्यूवी होता है वह डेल्टा ई देखा था अपन ने, डेल ई। और यहां पर जो क्यूपी की बात कर रहा था, सीपी की बात कर रहा था मैं, वहां पर अपन लिखते थे डेल ई प्लस पी डेल्टा वी, और डेल ई प्लस पी डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच। अपन ने ये सब कुछ देख लो। अब देखो इसका जो रिलेशन होता है उसको देख लो आप लोग, आसानी से आप समझ पाओगे। सीपी माइनस सीवी, तो यहाँ पर तो एक तरफ सीपी का मान लिखो, एक तरफ सीवी का मान लिखो, जो है वही इधर लिख देते, इसको नंबर दे देंगे समीकरण एक। तो अभी मैंने लिखा था डेबर एच डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेबर ई डेबर टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी का मान लिख दिया, एक जगह सीपी का मान लिख दिया, इसको दे दो समीकरण नंबर एक। अब देखो यहाँ लिखेंगे अपन, लिखते चलो आप लोग। लेकिन हम जानते हैं कि और आप जानते भी हो इसको, H इक्वल टू, पढ़ा था ना अपन जब एंथैल्पी पढ़ रहे थे, H इक्वल टू ई प्लस पी वी। ठीक है, अब मैं यहां लिखता हूं समीकरण दो को स्थिर दाब पर, अभी बाएं वालों को सिखाऊंगा। देखो मैं स्थिर दाब पर ताप के संदर्भ में, मैथ वाले तो आराम से जानते हैं, ताप के संदर्भ में अवकलित करने पर, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी आता, सीख गए आप लोग, रट्टा नहीं मारना अपन को। ताप के संदर्भ में अवकलित करने पर देखना एक बार बायो वाले, इस पूरे की बात कर रहा हूं। और इसको अपन क्या करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर पर। तो ये एच है ना, तो इसको लिखो डेबर एच। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। डेबर टी एट कांस्टेंट, क्या लिया है? कांस्टेंट प्रेशर। समीकरण 2 को स्थिर दाब पर ताप के संदर्भ में अवकलित करने पर H डेबर H डेबर T किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? T के रेस्पेक्ट में। डेबर T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू, यहां पर क्या है? E, तो डेबर E किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? टेम्परेचर। डेबर T एट कांस्टेंट प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रेशर के रेस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं स्थिर दाब पर, तो ये तो कांस्टेंट है और इसका क्या होता है? एक होता है, तो इसको लिख दो इसकी जगह P। V की जगह लिखोगे डेबर V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये इसका अवकलन हो गया, कोई दिक्कत? दोबारा देखना, इसका मैंने अवकलन किया है, बायो वाला एक बार ढंग से देख लो। H डेबर H किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। डेबर T एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर लिख दिया इक्वल टू डेबर E डेबर T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस, अब P और V है ना, यहां पर एक बार देखना, P और V एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला, तो उसका जब करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं ना अपन, P के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एट कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है यहां पर, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो इसको अपन लिखेंगे ही नहीं। अब V का क्या होगा? डेबर V डेबर T एट कांस्टेंट प्रेशर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये अपना समीकरण नंबर 3 हो गया। अभी समीकरण नंबर 3 से इस मान को यहां रख दे क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है। तो लिखे अपन समीकरण 3 से ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 से मान को अपन रख देते हैं। समीकरण 3 से डेबर H डेबर T एट कांस्टेंट प्रेशर का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखते चलना भाई, मैं बिठाऊंगा इसको। ठीक है, तो रख दो। इसकी जगह ये पूरा मान रख देते हैं यहां पर, डेबर E डेबर T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P
डेबर वी डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस तो माइनस लिख दो, डेबर ई डेबर टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको काट मत देना, डेबर ई डेबर टी प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ एट कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया अपन ने। अब देखो अपन ये भी जानते हैं कि स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा आयतन तथा ताप की का फलन होती है। अपन ने पढ़ लिया था शुरू में, मैंने बताया था कहीं पर आपको, और नहीं बताया तो दोबारा देख लो। लिखो, इसके नीचे लिखो, उसको समीकरण नंबर 4 देने के बाद लिखो, स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा आयतन तथा ताप का फलन होती है। स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा आयतन तथा ताप का फलन होती है। एक बार ध्यान दे लो इधर, मैं एक वर्ड तो लूंगा आंतरिक ऊर्जा और एक लूंगा एंथैल्पी। ठीक है, एच की बात करने वाला हूँ, प्रेशर की बात करने वाला हूँ, तो इनका जो रिलेशन है ना वो देख लेना, क्योंकि फंक्शन किस किस का होती है। जो आंतरिक ऊर्जा है ना, ये आंतरिक ऊर्जा और ये एंथैल्पी है, दोनों की जगह टेम्परेचर तो आएगा, टेम्परेचर का तो फंक्शन है ही सही। अब यहाँ पर ये तो है वॉल्यूम का और ये किसका, प्रेशर का, फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये अपन को जानना, ये एक रिलेशन होता है कि आंतरिक ऊर्जा किस किसका फंक्शन होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, जबकि ये किसका फंक्शन होती है, प्रेशर और टेम्परेचर का। जब अपन ने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, मैंने इनका वो अवकलन करना सिखाया था आपको, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सिखाया था, और आप लोगों ने करके भी भेजा था बहुत सारे लोगों ने, बहुत अच्छा। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे रेगुलर वीडियोज देखते हैं, बहुत बढ़िया है, उनको फायदा हुआ। तो यहां पर लिखो आप लोग, स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा आयतन तथा ताप का फलन होती है। स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा आयतन तथा ताप का फलन होती है। नई चीज कुछ भी नहीं है भाई, आयतन तथा ताप का फलन होती है। तथा डीई, ये कौन सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तथा डीई एक यथातथ, डीई ये बताया था भाई मैंने, डीई एक यथातथ अवकलन होता है, यथातथ अवकल होता है, अवकलन या अवकल होता है, अवकल होता है। अब देखो अपना लिख देते हैं वो कि फंक्शन होती है, तो उस फंक्शन को लिखो लो, अपन यहां पर लिख देते हैं। अपन ये लिख लिया था ना, इसके बाद लिखवाया था मैंने, तो मैंने बताया आंतरिक ऊर्जा फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, अर्थात करके लिख देना इसको, अर्थात। ठीक है, अब इधर लिख देता हूं, जगह तो नहीं बट फिर भी लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इसका अपन ने पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सिखाया था मैंने, याद करना भाई, और याद नहीं है तो गलत बात है। इसको तो लिख दो डीई, और फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं आया ना तो कमेंट्स करके बता देना, दोबारा बताऊंगा पार्शियल फंक्शन इसका करते कैसे। इसको मैंने लिख दिया डीई लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अभी लिखना मत हो, सिर्फ देख लो कैसे करते हैं। इस समीकरण का अपन क्या कर रहे हैं, स्थिर ताप और स्थिर आयतन के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, स्थिर ताप और आयतन, क्योंकि एक बार टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक बार वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो डेबर ई पहले ले लिया, डेबर वी, वी पहले तो वी ले लिया मैंने। एट कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो एट कांस्टेंट टी, और इसको मैंने लिखना सिखाया था डीवी प्लस, अब यहाँ पर डेबर ई आ गया और यहाँ पर डेबर टी। एट कांस्टेंट क्या लेंगे, यहाँ पर जब वॉल्यूम लिया था तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था, यहाँ पर जब टेम्परेचर लेते थे तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे, और ये लिख दिया डीटी। कोई दिक्कत आई हो तो आराम से कमेंट्स कर देना, मैं बता दूंगा दोबारा आप लोगों को। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग लिखो, ये लिख लिया ना जो मैंने लिखवाया था, अर्थात फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसके बाद एक लाइन लिख लो नीचे, इस समीकरण का, इसको दे दो समीकरण नंबर 5, इस समीकरण का स्थिर ताप और स्थिर आयतन के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस समीकरण का स्थिर ताप और स्थिर आयतन के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इसका दे दो ना समीकरण नंबर 6, इस समीकरण का स्थिर ताप और स्थिर आयतन के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो नहीं लिखा हो तो। अब देखो नीचे समीकरण नंबर 6 का, इस समीकरण 6 में, इस समीकरण में dt का भाग देंगे पूरे में, इस समीकरण में dt का भाग देकर, इस समीकरण में dt का भाग देकर
कंडीशन लगाएंगे स्थिर दाब की। दोनों ओर अपन ने क्या कर दिया समीकरण के अंदर, दोनों ओर इधर और इधर, इस समीकरण में दोनों ओर, और लिख दो भाई, इस समीकरण में दोनों ओर dt का भाग देकर स्थिर दाब की शर्त लगाने पर, स्थिर दाब की शर्त लगाने पर, देखो एक बार अब लगाना सिखाते हैं तुमको शर्त। स्थिर दाब, बायो वालों कोई दिक्कत हो तो बता देना, शर्माना मत हो। क्लास में होता तो मैं तुमसे शर्म निकाल देता, पर यहाँ पर दूर हूँ इसलिए, है ना। तो देखो इसमें दे दो समीकरण नंबर में डी ई। अब एक बात बताऊं तुमको कि ये डी ई था, जहां पर 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं ना, जैसे यहाँ पर एनर्जी आ गई, एनर्जी तो ऐसे ही dt में टेम्परेचर आ गया और प्रेशर आ गया, तो इस d को अपन डे बार कर देते हैं, तो ये लिख दिया डे बार ई। अब तक तो डी ई था, ये डे बार ई, dt का भाग दो तो डे बार टी हो जाएगा। और कंडीशन कौन सी है, स्थिर दाब एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत, डे बार ई डे बार टी एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर जो है उसको अब दोनों ओर देना है ना, ये लिख दो जो है डे बार ई डे बार वी डे बार टी, इसमें तो कुछ मत करना भाई। ये जो dv है ना, इसको कर दो डे बार वी, भाग देना है, प्लस बीच में दोनों, इसमें दोनों में भाग नहीं देना, मल्टीप्लाई में है ना, तो दोनों में से एक क्वांटिटी में भाग देना होता है। ऐसा मत सोच लेना इसमें भी दे दो भाग, इसमें भी दे दो, इसमें नहीं, इन दोनों में से एक में, इन दोनों में से एक में। तो यहां पर अपन ने किया डे बार वी डे बार टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस है तो प्लस कर दिया मैंने, डे बार ई डे बार टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। और dt में dt का भाग दोगे तो क्या आएगा 1, क्या आएगा dt में dt का भाग देंगे तो 1, तो ये जो dt है ना, इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। और 1 को लिखना जरूरी है क्या, नहीं लिखना ना, तो मिटा दो इसको, तो ये अपना ही हो गया। अब इसको दे दो समीकरण नंबर 7। यहाँ के तक कोई डाउट हो तो भाई पूछ लेना जल्द, कमेंट्स वमेंट्स करके मैं बता दूंगा। तो इसको लिख लो समीकरण नंबर 7 को, लिख लिया। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं इधर वाले को, क्योंकि मुझे काटना वाटना है। ठीक है, अब देखो इसमें ये किसका मान है, ये किसका मान है, देखो डे बार ई डे बार टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो अपना समीकरण नंबर 4, डे बार ई डे बार टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका मान यहां रख दें क्या, समीकरण 7 से डे बार ई डे बार टी एट कांस्टेंट प्रेशर का मान समीकरण 4 में रखने पर, का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दो भाई मान, ये मान यहां रख लो। तो रखते हैं मान, देखो Cp माइनस Cv, इसकी जगह उसको लिख डालो डे बार ई डे बार टी, सॉरी डे बार ई अपॉन डे बार वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डे बार वी डे बार टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये लिख दिया इसका मान। और तो लिख लो, और है भैया अभी तो डे बार ई डे बार टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका पूरे का मान लिख दिया, प्लस पी डे बार वी डे बार टी एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस और भाई अभी तो डे बार ई डे बार टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने ये मान, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, और है तो गलत बात किया क्या है, दोबारा देख लो भाई। इस समीकरण 7 से मान किस में रख दिया, इस समीकरण नंबर 4 में रख दिया, डे बार ई डे बार टी एट कांस्टेंट प्रेशर का मान। ठीक है, अब देखो कुछ कटरा पिटरा हो तो काट दो, ये लो इसको काटो, किससे, इससे काटो, और किससे काटोगे, कट गया, देखो कट गया तो लिख डालो। अब क्या क्या कटा, जो बचा उसको लिख दो, Cp Cv डे बार ई, समीकरण छोटा हो जाएगा और तो क्या है अपना, है ना। लो भाई ये कट गया तो कट गया तो छोड़ दो, लो इसको दे दो समीकरण नंबर 8 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बहुत बढ़िया। लिख लो, यहां तक लिख लिया होगा मेरे हिसाब से तो सबने, है ना। अब देखो एक बार और देख लो, इधर देखो ये Cp और Cv कॉमन वॉमन ले लो इसमें, ये डे बार वी डे बार टी एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ भी है और एक ये यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन ले लें, डे बार वी डे बार टी एट कांस्टेंट प्रेशर, बड़ा ब्रैकेट लगा दो भाई। जब यहाँ पर से ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा, पहले इसको ले लेते हैं,
कोई बड़ी वाली बात थोड़ी है। ये पी था ना, इसको मैंने आगे ले लिया, प्लस में ही है वो, आगे पीछे लिख दो, कोई बड़ी बात को नहीं। तो यहां से ये ले लिया तो ये हो जाएगा डेबर ई डेबर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये दे दो समीकरण नंबर 9। इसको यहां से मैंने कुछ भी नहीं किया, दोबारा देखो, डेबर वी डेबर टी यहाँ भी है, डेबर वी डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ बचता है, यहाँ पे पी बचता, तो मैंने वही किया है, ये पी पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, कोई बात थोड़ी है। 4 + 9 कितना, सॉरी इसको ऐसे लिख दो, 4 + 9 इक्वल टू ये क्या आएगा, 9 + 4 इक्वल टू 13 ही होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने ऐसे ही लिखा है ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। बायो वालों, मैं भी बायो का ही था और हूँ, अब तो केमिस्ट्री का हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये तो समीकरण नंबर 9, तो यहाँ तक लिख लिया ना, यही तो अपना रिलेशन है। आ गया रिलेशन, आता है एग्जाम में 4-5 नंबर में पूछ लेता है ये। वीडियो बड़ा हो रहा पर क्या करूं, बताना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 9 हो गया ना अपना। तो ये लिखो यहां पर, ये समीकरण Cp तथा Cv में एक सामान्य संबंध को दर्शाती है। यह समीकरण Cp तथा Cv में एक सामान्य संबंध को दर्शाती है। यह समीकरण Cp तथा Cv में एक सामान्य संबंध को दर्शाती है, जो ठोस ध्रुव तथा गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस ध्रुव गैस के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठोस ध्रुव तथा गैस के लिए समान रूप से उपयोगी है, ठीक है। अब देखो यहां पर एग्जाम में क्या पूछता है, कितने नंबर पूछता है, उस हिसाब से आप लोगों को आंसर देना है। अगर यहां तक पूछे 5 नंबर 4 नंबर तो यहां तक टिका देना, नहीं तो आगे भी अभी तो और अपन रिलेशन देखेंगे। CP/CV ये लेके आना अपन को, CP/CV = R लेके आना है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा वो भी अपन इसके आगे आगे लिखते चलते हैं। तो यहां तक लिख लिया, एक सामान्य समीकरण है, Cp और Cv में सामान्य संबंध को दर्शाती है, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए उपयोगी है। अब इसके बाद अपन देखो, इसमें जो टर्म्स है ना उनकी बात करता हूं। एक टर्म तो ये हो गई और एक टर्म ये हो गई अपनी, तो इन में इसमें बाद में लिखो, इसके जस्ट बाद लिखो आप लोग। समीकरण 9 में डेबर वी डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर, समीकरण 9 में डेबर वी डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो आप लोगों को पता है क्या क्या है। स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष, स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष आयतन वृद्धि को प्रदर्शित कर रही है ना ये, तो वही लिखना है भाई। अपन ने ये चीजें पहले भी लिखी है ना, तो खाई को दिमाग लगा रहे हो, लिखो। समीकरण 9 में डेबर वी डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष आयतन वृद्धि को प्रदर्शित करता है, आयतन वृद्धि को प्रदर्शित करता है, आयतन वृद्धि को प्रदर्शित करता है। अतः यह स्थिर दाब पर प्रति इकाई ताप में, प्रति इकाई ताप में वृद्धि से तंत्र द्वारा किया गया कार्य है। प्रति इकाई ताप में वृद्धि से तंत्र द्वारा किया गया कार्य है। पद डेबर ई डेबर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहां पर भी अपन को पता है स्थिर ताप पर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को दिखाएगा, तो लिख लो इसमें भी। पद डेबर ई डेबर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्थिर ताप पर आयतन के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अतः यह पद अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण की माप है। क्योंकि अपन को पता ना गैस के जो अणु होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन कितना है, उसी से तो आयतन वृद्धि होती है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो आयतन कम होगा, अगर अट्रैक्शन बहुत कम हो तो आयतन फैल जाएगा ना, उसी की बात कर रहा है ये, ठीक है। अतः यह पद अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण की माप है। गैसों में अणुओं के मध्य आकर्षण बहुत कम होता है, आप लोगों को भी पता है, तो जब भी तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं और उसकी आयतन वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। गैसों में अणुओं के मध्य आकर्षण बहुत कम होता है,
और आदर्श गैस में बिल्कुल जीरो होता है। आइडियल गैस की क्वेश्चन बड़ी थी फर्स्ट ईयर में, आदर्श गैस समीकरण, है ना। गैसों में अणुओं के मध्य आकर्षण बहुत कम होता है, जबकि आदर्श गैसों में यह आकर्षण शून्य होता है, जीरो होता है। किसमें? आदर्श गैसों में। जबकि आदर्श गैसों में यह आकर्षण जीरो होता है, शून्य होता है। अतः तो ये बातें हुई थी ना सीपी और सीबी में, जो संबंध देखा था सॉलिड लिक्विड गैस सामान्य गैसों के लिए थे। आदर्श गैसों की बात कर लेते हैं, ठीक है। जबकि आदर्श गैसों में यह आकर्षण शून्य होता है, अतः आदर्श गैसों के लिए जब परस्पर आकर्षण की मापती तो आकर्षण होता ही नहीं, तो तू जीरो, तो ये जीरो, तो बचेगा क्या? ये। ओके, आदर्श गैसों में आकर्षण शून्य होता है, अतः आदर्श गैसों के लिए ये जो पद है ना भाई, आदर्श गैसों के लिए डेबर ई डेबर वी एट कांस्टेंट टेंपरेचर इक्वल टू जीरो होता है। डेबर वी एट कांस्टेंट टेंपरेचर इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। अब ये जब जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या? आदर्श गैसों के लिए, मिटा देता हूं इसको, फालतू में क्यों दिमाग लगाऊं बार बार। जीरो होता है, ये लिख लिया। अब जब जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा, और क्या बचेगा? अतः आदर्श गैसों के लिए लिख लेना भाई, है ना। अतः आदर्श गैसों के लिए ये लिख लो Cp माइनस Cv एक मिनट। देखो अपन लिखा था आदर्श गैसों के लिए, इसका जब मान जीरो हो जाएगा, ये यहां था ना, ये डेबर वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जब जीरो है, ये ब्रैकेट था इधर, तो इससे मल्टीप्लाई करने पर ही तो आया था अपना दोनों ये सब मल्टीप्लाई करने में आया था। तो यहां पर ये जब जीरो हो जाएगा ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा? ये तो हट गया, और ये पी इसके मल्टीप्लाई में, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना। अतः आदर्श गैसों के लिए Cp माइनस Cv P डेबर V डेबर T, जो बचा है यहाँ पर वही लिखेंगे भाई, डेबर V डेबर T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये लिख लो, इसको दे दो समीकरण नंबर कौन सा था आगे वाला, 10 था शायद, 10 दे दिया मैंने, ठीक है। ये अब आगे लिखो, एक मोल आदर्श गैस के लिए गैस समीकरण अपन को पता है। एक मोल आदर्श गैस के लिए गैस समीकरण PV इक्वल टू NRT अपन ने पढ़ा ना। एक मोल आदर्श गैस के लिए गैस समीकरण PV इक्वल टू RT। एक मोल गैस है ना, इनका मान 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? RT। एक मोल आदर्श गैस के लिए गैस समीकरण PV इक्वल टू RT। इसको देखो समीकरण नंबर 11। अब फिर देखो नीचे लिखना समीकरण नंबर 11, लिख लिया समीकरण नंबर 11। लिखो इस समीकरण को स्थिर दाब पर, इस समीकरण को, समीकरण नंबर इसकी बात कर रहा हूं, इस समीकरण को स्थिर दाब पर, ये अब आप लोगों को अवकलन आ गया होगा मेरे हिसाब से। इस समीकरण को स्थिर दाब पर T के सापेक्ष अवकलित करने पर, इस समीकरण को स्थिर दाब पर T के सापेक्ष अवकलित करने पर बायो वालों को जिसको प्रॉब्लम है ना अवकलन छोटे मोटे, मुझे भी ज्यादा नहीं आते बट इतने आते हैं जितना बायो वालों को समझा सकूं मैं, ठीक है। तो कर लेते हैं अवकलन। इस समीकरण का लिख लिया ना, स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलित करने पर। देखो ये था अपना PV इक्वल टू RT, तो यहां पर P है, एट कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं ना, तो डेबर P तो ये 1 हो जाएगा। स्थिर दाब पर करते हैं ना तो इसका 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है, P तो कांस्टेंट है ना, तो जब कांस्टेंट है उसको लिख दिया अपन ने, डेबर V डेबर T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू R। और इस यहाँ देखो इस समीकरण में स्थिर दाब पर T के सापेक्ष, T के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dt अपॉन dt कट पीट के 1 आ जाएगा। तो ये अपना अवकलन हो गया। PV का देखो एक बार देखना, PV इक्वल टू RT का मैंने बोला है, इस समीकरण को स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलित करने पर। तो P कांस्टेंट है ना, स्थिर दाब पर P कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ऐसे कैसे रख दिया? फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला एक फॉर्मूला होता है U और V वाला, मैथ वालों से पूछ लेना, मैं बता दूंगा।
नहीं आया हो तो पूछ लेना ना। पी वी इक्वल टू आर टी, तो ये हो गया पी कांस्टेंट रख दिया, डेबर वी डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू आर, क्योंकि यहां पर टी है, टी के सापेक्ष ही कर रहे हैं ना उकलन, तो डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा, ये हो जाता 1। तो 1 को अपन जब लिखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था, तो ये अपना समीकरण हो गया 12। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? बहुत वीडियो बड़ा हो गया भाई। लिख लो यहां तक, समीकरण नंबर 12 तक, थोड़ा सा और रह गया बस। अब ये जो मान है ना, ये वाला, ये किसका मान है? पी डेबर वी डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू आर है, तो ये रहा, इसकी जगह आर लिख सकते हैं ना, तो अपन लिखे समीकरण 12 से पी डेबर वी डेबर टी एट कांस्टेंट पी का मान कौन सा है? इसका मान समीकरण 10 में रखने पर, का मान समीकरण 10 में रखने पर, ये P डेबर वी डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी जगह क्या रख सकते हैं? R रख सकते हैं, तो ये हो गया Cp माइनस CV इक्वल टू R। यही अपना आदर्श केस के लिए जो रिलेशन होता है ना, ये होता है। और मैंने अभी बताया था मैंने कि अपन को लेके क्या आना, Cp माइनस CV इक्वल टू R लेके आना है, तो ये ले आए भाई हम, ठीक है। तो लिख लो इसको, Cp माइनस CV इक्वल टू R, ठीक है। इसको दे दो समीकरण नंबर और जो भी है 13 वेरा, ये अपना Cp और Cv में देखो संबंध हो गया। अब लिख लो इसमें, अतः आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन पर, अतः आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन पर अतः आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन पर उष्माधारिताओं क्रमशः, स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन पर उष्माधारिताओं क्रमशः Cp तथा Cv, स्थिर दाब पर स्थिर आयतन पर उष्माधारिताओं क्रमशः Cp तथा Cv का अंतर, Cp तथा Cv का अंतर, दोनों का अंतर है ना, Cp तथा Cv का अंतर, ये क्या है? गैस कांस्टेंट, Cp तथा Cv का अंतर गैस स्थिरांक R के बराबर होता है, गैस स्थिरांक R के बराबर होता है, गैस स्थिरांक R के बराबर होता है। तो अपना ये हो गया समीकरण नंबर 13। तो ये जो रिलेशन है, अपन बोल सकते हैं कि स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर उष्माधारिताओं का जो अंतर है वो किसके बराबर होता है? गैस कांस्टेंट R के बराबर होता है। तो देखो बच्चों, ये था Cp तथा Cv में थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप या उष्मागति के संबंध। कई बार पूछा गया है एग्जाम में 5 नंबर 10 नंबर में। इस वीडियो को आप 1 बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, समझ में आएगा, पक्का आएगा। रट्टा नहीं मारना, अपन को जो रिलेशन है ना वो दिमाग में लेके जाना कि हो क्या रहा है इसके अंदर। और नहीं आए तो फिर भी आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना, देखते हो तो कमेंट्स कर दिया करो, नहीं देखते हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। देखो आज है ना 3 बजे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसकी क्लास लेने जा रहा हूँ ऑनलाइन। जिसको भी देखना है देख सकता है, जूम ऐप पर क्लास होगी 3 बजे से आज। यूनिट नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर। झूम आईडी है मेरी 419-511-2902। मेरी जो झूम आईडी है वो ये रहेगी 419-511-2902 और ये मेरे पासवर्ड है, ठीक है। पासवर्ड कैपिटल बी है, स्मॉल ए है, स्मॉल एल, स्मॉल आर, स्मॉल एम बलराम, ठीक है। और ये अपनी झूम आईडी है। जिसको भी देखना हो 3 बजे मिल सकते हो। लाइव नोट्स लिखाऊंगा जैसे लिखाता हूँ क्लास में, ठीक है। जिसको भी देखना हो देख लेना। थैंक यू सो मच।